नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात नोटों की जाए, बात सरकार की जाए, बात कल से शुरू हो रहे संसद सत्र की जाए, बात इस दौर में संसद से बड़े होती सड़क पर कतारों की जाए, किसकी बात की जाए, क्योंकि काम तो बड़ा हो रहा है और नतीजा भी बड़ा होगा। तो आइए जरा इस बड़े काम के बड़े नतीजे को टटोलते हुए इस बात का जिक्र कर लिया जाए कि कल जब संसद सत्र शुरू होगा तो क्या सड़क के सामने संसद छोटी नजर आएगी? रिपोर्ट देखिए। जब संसद सड़क के सामने छोटी लगने लगे तो फिर नेताओं का रास्ता जाता किधर है? कल सुबह सड़क पर यही नेता होंगे, एक तरफ संसद तो दूसरी तरफ सड़क। और सड़क के हालात बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के करीब 55 करोड़ लोगों ने अगर वोट डाले तो आज की तारीख में शहर दर शहर, गांव दर गांव 55 करोड़ से ज्यादा लोग सड़क पर उस नोट को पाने के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका मूल्य ना तो अनाज से ज्यादा है, ना ही दुनिया के बाजार में डॉलर या पौंड के सामने कहीं वो टिकता है। फिर भी पहले वोट और अब नोट के लिए अगर सड़क पर ही जनता को जद्दोजहद करनी है तो फिर नेता जाएगा किधर? जाहिर है सड़क पर। तो सवाल यही, क्या वोट की तर्ज पर नोट की कीमत भी अब प्रोडक्ट नहीं सरकार तय करेगी? क्योंकि मोदी सरकार को 31% वोट मिले, यानी खिलाफ के 69% वोट का कोई मूल्य संसदीय राजनीति में मायने नहीं रखता और अब विपक्ष को लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है जो इस पॉलिसी की वजह से, जो इन्होंने जल्दी में लाई और बगैर तैयारी के लाई, उसकी वजह से नुकसान नहीं उठा। ये ठीक उसी तरह है जैसे 84% मूल्य के नोट के खत्म होने के बाद 16% मूल्य की रकम वाले नोट ही महत्वपूर्ण हो गए। यानी रोजाना 4000 रकम के खर्च करने का समाजवाद सड़क पर आ गया। तो क्या समाजवाद के इस चेहरे के लिए देश तैयार हो चुका है? या फिर जिस संसद की पीठ पर सवार होकर लोकतंत्र का राग देश में गाया जा रहा है, पहली बार संसदीय लोकतंत्र को ही सड़क का जनतंत्र ठेंगा दिखाने की स्थिति में आ चुका है? नहीं, इन बातों में नहीं जाते हम ये मानते हैं कि इस फैसले से इस देश की जनता तंग और तबाह है और एक तरह से ये धंधा पानी बंदी है। और यहीं से सवाल बड़ा निकल रहा है कि आखिर कल सुबह जब संसद शुरू होगी तब राजनीतिक सत्ता के कर्णधारों का रास्ता जाएगा किस तरफ? क्योंकि संसद का महत्व तो तभी है जब संसद में जनता के हित में निर्णय लिए जाएं, या फिर संसद के सरोकार जनता से जुड़े। और मौजूदा सच यही कि पहली बार राजनीतिक सत्ता ने संसदीय राजनीति की धारा के खिलाफ एक निर्णय लिया है। जनता का बात हम करेंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी के खिलाफ और आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसा तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसे हैरास कर रहा है, हम इन लोगों को खिलाफ में है। और नया संकट उस पारंपरिक राजनीति के सामने आ चुका है जो अभी तक ये सोचती रही कि संसद के दायरे से सड़क को संभाला जा सकता है। तो सवाल 3 है। पहला, क्या संसद छोड़ सड़क की राजनीति को थामना ही अब हर राजनीतिक दल की जरूरत बन चुकी है? दूसरा, क्या संसदीय राजनीति के भीतर का भ्रष्टाचार अब नई परिभाषा गढ़ने को मजबूर है? और तीसरा, क्या संसदीय राजनीति का चेहरा बीते 70 बरस में इतना विकृत हो चला कि प्रधानमंत्री ने खुद को ही जनता के साथ जोड़ लिया, संसद से अलग कर लिया? यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद ही जब सड़क के जनतंत्र को संभालने की स्थिति में नहीं होगा तो क्या ये कहा जा सकता है भारत बदल रहा है, या फिर फेल भारत सफल होने के लिए छटपटा रहा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है। कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। क्योंकि बीते 70 वर्ष की सियासत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को बाजार में बदला, ये सच है। नागरिकों को कंज्यूमर बनाया गया, यह भी सच है। उत्पादन से बड़ा नोट हो गया, यह भी सच है। और खेती से ज्यादा कमाई सेवा क्षेत्र ने समेट ली, यह भी सच है।
और संसद की नुमाइंदगी भी रईसों के इर्द गिर्द घुमड़ने लगी, यह भी सच है। नीतियां पैसों वालों के लिए बनने लगी, योजनाओं के दायरे में 80% नागरिक पैकेज पर टिक गया, 20% उपभोक्ताओं के लिए बजट बनाया जाने लगा, यह भी सच है। और ऐसा फैसला चाहे अनचाहे देश को ऐसे मुहाने पर खड़ा तो कर ही गया जहां से हर राजनेता का रास्ता अब संसद की तरफ नहीं, सड़क की तरफ ही जाता है। तो इंतजार कीजिए, कल सुबह संसद भी शुरू होगी और सड़क पर हंगामा भी। तो संसद के कर्णधार तैयारी कर रहे हैं कल मार्च करने की, लेकिन यहां यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह देश शुरुआत हुआ था वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के तहत। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था निजी हाथों में चलती चली गई और यह देश प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ उस अर्थव्यवस्था को संभालने लगा जहां सरकार के सरोकार सिवाय सत्ता पर बैठने के अलावे कुछ नहीं रहे। नौकरी निजी क्षेत्र में, क्षेत्र सेवा का हो वहां भी निजी क्षेत्र, रोटी कपड़ा मकान निजी क्षेत्र में। आइए जरा समझ लेते हैं सरकार होती कहां है। गौर से देखिए, सिर्फ 1 रुपए नोट की जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है, बाकी हर नोट पर रिजर्व बैंक धारक को नोट देने का वायदा करता है। यह ठीक उसी तरह जैसे खेत खलियानों में किसानों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, इस जिम्मेदारी की बात भारत सरकार करती है। लेकिन उपजाए गए अनाज की कीमत बाजार में होगी क्या, यह भारत सरकार नहीं बल्कि मंडी चलाने वाले दलाल तय करते हैं। तो सोचना शुरू कीजिए, आखिर क्यों देश की इकोनॉमी नोटों की अर्थव्यवस्था पर चलाई जा रही है या उसी दिशा में ढकेली जा रही है, ना कि उत्पादन, खेती और मानव संसाधन पर। आखिर ऐसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं जहां किसान की फसल नोट के सामने बेबस है, उच्च शिक्षा हासिल करने वाला युवा छात्र अनपढ़ करोड़पति के सामने बेबस है और अपनी ही कमाई को लेने के लिए हर नागरिक बैंक के सामने बेबस है। तो क्या भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे व्यावसायिक बैंकों के खाली खातों में रकम लिखकर या भरकर आगे बढ़ रही है? यानी देश को बाजार में बदलने के बाद उपभोक्ता संस्कृति का असल चेहरा अब सामने आ रहा है, जब बाजारों की चकाचौंध भी दुनिया के सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाले देश में इसलिए थम गई क्योंकि ना दिखाई देने वाली इकोनॉमी यानी नोट की कीमत सोना चांदी जमीन घर अनाज उससे भी कहीं ज्यादा कीमती हो गई और नोट के जरिए राजनीतिक सत्ता ही जनता से सिर्फ वायदा कर रही है कि अच्छे दिन आ जाएंगे। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। ठीक उसी तरह जैसे हर नोट पर रिजर्व बैंक धारक को वायदा करता है, यानी सच पर आभासी सच हावी हो चला है। एक तरफ सच है और एक तरफ आभासी सच है। इसके मतलब मायने क्या होते हैं, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। अगर अमेरिका की जनता को हमारी बैंकिंग व्यवस्था की असलियत पता चल जाए तो कल सुबह हमारे यहां क्रांति हो जाए। जी, दुनिया के जाने माने अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड का यह कथन ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की दादागिरी दुनिया में चलती है और भारत जैसे विकासशील देश में भी आखिर क्यों जनता की कमाई का अरबों रुपया उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, जिसे ना लौटाने पर भी बैंक हो या सत्ता सभी खामोश हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया, कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपए छोटा नहीं होता जी, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो लोकतंत्र के प्रहरी सुप्रीम कोर्ट की भी आर्थिक घोटाला करने वालों को लेकर नहीं चलती, क्योंकि जनता तो सांसदों को चुनती है और सांसद बनने की कवायद ही अगर आर्थिक घोटालों से जा जुड़े तो फिर जनता क्या करे और संसद कौन सा निर्णय ले लेगी जो जनहित का फैसला लगे। तो हालात समझने से पहले दोनों हालातों को समझें। एक तरफ 78 उद्योगपतियों ने बैंक से ही 1,40,000 करोड़ कर्ज लेकर नहीं चुकाया, तो दूसरी तरफ 78 करोड़ नागरिकों का कोई सीधा वास्ता बैंक से इस देश में है ही नहीं। और देश में सरकार की भूमिका जनता को लेकर कितनी सिमट चुकी है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के क्षेत्र में निजी भागीदारी 80% ज्यादा है। यानी पूंजी पर टिके निजी क्षेत्र के साथ जनता का जुड़ाव हर स्तर पर सरकार से कई गुना ज्यादा है।
तो अगला सवाल यही, ऐसे में देश के वह नागरिक जो पंचायत से लेकर शहर तक में सरकार की नीतियों के दायरे में नहीं आते और नकदी धंधे पर टिके हैं, क्या मौजूदा वक्त में सरकार इन हालातों को बदलने वाली है? क्योंकि 39 करोड़ नागरिक निजी क्षेत्र से जुड़कर नौकरी करते हैं, वहीं से कमाई होती है। यानी जिस समाजवाद का जिक्र मोदी कर रहे हैं और जिस अराजक माहौल बनने के हालात का जिक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा संकट यही है कि दोनों हालातों के बीच पहली बार देश को संभालने का जिम्मा उसी सिस्टम पर है जो सिस्टम आजादी के बाद से ही इतना करप्ट हो चला था कि देश के खनिज संसाधनों से लेकर जन नीतियों के पैसे तक पर सेंध लग गई और जीप घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक की गड़बड़ियों के बीच फंसे देश के 1700 घोटालों में किसी बैंकर या राजनेता को कोई सजा नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया। फिर भी देश की इकोनॉमी की उड़ान कागजों पर सबसे ऊपर है और जन हालात सबसे नीचे है। और ध्यान दीजिए, मुश्किल अब की नहीं है। 1952 का पहला चुनाव, 1957 का दूसरा चुनाव, 1957 के दूसरे चुनाव में पहले चुनाव के वक्त में जीप घोटाले का जिक्र होता है। 2014 में 2G का, कोयले घोटाले का, कॉमनवेल्थ का, बहुत सारे घोटालों का जिक्र होता है और कमोवेश हर सत्ता घोटालों का जिक्र करते हुए पहुंचती है। यानी करप्शन भारत में एक सिस्टम है। तो क्या यह मान लिया जाए, भ्रष्टाचार कीजिए, भ्रष्टाचार को सिस्टम बना दीजिए, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए नजर भी आइए और इन सब के बीच जब सत्ता में आ जाइए तो स्थिति डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट का मतलब होता है जो बात कही गई उससे आप इतर देखने लगे। याद कीजिए 2014 में 60 महीने मांगे गए थे, अब 50 दिन मांगे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि लूट का माल बांटने में काम आता है। 60 साल अपने शासक देख लिए, 60 महीने के लिए इस सेवक को मौका दीजिए। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। तब 60 महीने मांगे गए थे, अब 50 दिन मांगे गए हैं। तब विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का जिक्र था, अब देश के भीतर जमा काले धन की सफाई का जिक्र है। तो 60 महीनों में से 30 महीने बीत चुके हैं और 50 दिन में से अभी सिर्फ 7 दिन ही बीते हैं। तो फिर यह दर्द क्या मायने रखता है? 1 बजे, 12 बजे, 9 बजे लोग इतनी परेशान है, पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल जीरो। अब बताओ, दवाई के लिए तक के पैसे लिए मेरे पास 500 का नोट है, 2000 रुपए, कोई जान ही नहीं, धक्का नहीं लेगा, इतनी परेशान हो रही। तो पीएम की माने तो अगले 43 दिनों में आम जन का ये दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये सवाल पूछना कि 60 में से 30 महीने गुजरने के बाद भी विदेशों में जमा काले धन का जिक्र किया जाए या नहीं, कुछ अटपटा हर किसी को लग सकता है। लेकिन आने वाले 43 दिन क्यों बीते 30 महीनों की तरफ देखते हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि देश से ज्यादा तो विदेशों में जमा काला धन है। सरकार कह रही है 3 लाख करोड़ रुपए बीते 7 दिनों में बैंक में जमा हो गए, लेकिन सरकार इस बात से खामोश है कि विदेशी बैंकों में जमा 50 लाख करोड़ के काले धन का जिक्र तो 2014 के चुनाव के वक्त हमेशा होता रहा। और बीते दिनों बैंक ऑफ इटली की आखिरी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के टैक्स हेवन में भारतीयों का तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए जमा है। यानी सच विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन को लेकर कोई आंकड़ा किसी के पास है नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार के दौरान जो दावा करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने भी माना सही आंकड़ा नहीं पता। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आंकड़ा कई लाख करोड़ों का तो है। और सरकार की कोशिशों का आलम यह कि बीते बरस विदेश में अघोषित संपत्ति को उजागर करने के लिए जो स्कीम सरकार लेकर आई थी, उसमें सिर्फ 4,147 करोड़ रुपए का ही खुलासा हुआ। 90 दिन की समयावधि में सिर्फ 638 लोगों ने अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा किया। यह घोषित रकम HSBC और लिechtenstein बैंक में भारतीय खाता धारकों के अकाउंट में जमा पाए गए 6,500 करोड़ रुपए से अलग थी। यानी विदेशों में जमा काले धन के संभावित आंकड़े और घोषित संपत्ति में इस कदर जमीन आसमान का अंतर है कि बिना लाग लपेट के कहा जा सकता है स्कीम पूरी तरह फेल हो गई।
हालांकि 2011 से 13 के बीच जो जानकारी आई उसके मुताबिक विदेशों में तकरीबन 1100 खातों की जानकारी सरकार के पास है, लेकिन अभी तक केस चुनिंदा लोगों पर ही दर्ज है। उस पर भी क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। तो सवाल यही, क्या विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में नाकाम रहने के बाद सरकार का पूरा ध्यान देश के भीतर के काले धन पर गया ताकि राजनीतिक जमीन पुख्ता हो सके, या फिर सियासत की ये गर्माहट उस काले धन को बुला दे जिस बात का जिक्र 2014 में हो रहा था। लोगों को भी मजबूत दरोगा चेक नहीं चाहिए, सीना तान के खड़ा ऐसा दरोगा चेक नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लकीर बेहद महीन है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संसदीय राजनीति क्या राष्ट्रपति प्रणाली की दिशा में जा रही है? एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है यकीनन। प्रधानमंत्री के निर्णय से 125 करोड़ देशवासियों के सामने की मुश्किलात, राजनीतिक दलों का कल से हंगामा शुरू होना, संसद से ज्यादा बड़ा सड़क लगना, और इन सब के बीच मुश्किल यही कि वो सिस्टम काम कैसे करे जिसे काम करने की आदत नहीं है। इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और इस देश में इस बात का ऐलान हो जाता है कि आज आधी रात से 500 और 1000 का नोट रद्दी का टुकड़ा समझा जाए, तो भी अब भी ये नोट क्यों चल रहे हैं? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट रद्दी के टुकड़े हो गए, लेकिन जनता की सहूलियत के पहले 3 दिन, फिर 10 दिन यानी 24 नवंबर तक अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को मोहलत दे दी गई। नेशनल हाईवे पर टोल खत्म कर दिया गया, यानी रद्दी का टुकड़ा अस्पताल, दवाई की दुकान में चल रहा है, पेट्रोल पंप और शमशान घाट पर चल रहा है। आप पुराने नोटों से बिजली पानी का बिल भर सकते हैं। ये रद्दी का टुकड़ा मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं चलता, लेकिन मेट्रो स्टेशन के भीतर चलता है। इस रद्दी के टुकड़े से रेलवे और हवाई सफर के टिकट अब भी खरीदे जा सकते हैं, यानी 24 तारीख तक छूट जारी रहेगी। और इस छूट का दायरा राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से बढ़ाया। मसलन यूपी में जमीन की रजिस्ट्री, मकान खरीद की रजिस्ट्री भी 24 नवंबर तक रद्दी के टुकड़ों से चल सकती है, यानी छूट मिल सकती है। और तो और रद्दी के टुकड़े कोऑपरेटिव बैंक में भी काम करने लगे। गुजरात के सौराष्ट्र जिले के कोऑपरेटिव बैंकों में बीते 5 दिनों में 1100 करोड़ से ज्यादा जमा हो गए। सभी रद्दी के टुकड़े थे, लेकिन बावजूद इसके जमा हो गए। और यही हाल देश के बाकी कोऑपरेटिव बैंकों का भी रहा। तो ऐसे में रिजर्व बैंक को आदेश देना पड़ा कि कोऑपरेटिव बैंक पुराने नोटों को बदल नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री ने जो 8 नवंबर को कहा कि और रद्दी का टुकड़ा 500 और 1000 रुपए नोट को बना दिया, वह भी अगर ठसक से चल रहा है तो क्या पीएम का आदेश लड़खड़ा गया? और इंतजार कीजिए, इस बार बजट भी 1 फरवरी को आएगा, रेलवे बजट आएगा ना। और इन स्थितियों के बीच 30 दिसंबर तक सारी स्थिति, बड़ा काम है, बड़ा फैसला है, बड़ा नतीजा तो होना चाहिए।